क्या कभी सोचा है कि कपड़े वो भी क्रांति ला सकते हैं? 19वीं सदी की शुरुआत में फैशन में सिर्फ एक बदलाव नहीं आया, बल्कि एक पूरी बगावत हुई थी। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली ड्रेस ने राजशाही को चुनौती दे डाली और एक नए जमाने के विचारों को शक्ल दी। स्क्रीन पर देखिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना? एक तरफ है जॉर्जियन एरा की वो भारी भरकम पिंजरे जैसी ड्रेस, मानो पद और परंपरा का सारा बोझ उसी में समाया हो। और दूसरी तरफ है रीजेंसी एरा की ये हल्की हवा में तैरती हुई सिलुएट, जैसे आजादी की सांस ले रही हो। यकीन मानिए, ये सिर्फ स्टाइल का बदलाव नहीं था, ये एक वैचारिक भूचाल था। तो सवाल ये उठता है कि फैशन में इतना बड़ा, इतना नाटकीय बदलाव आखिर आया कहाँ से? देखिए, ये किसी एक डिजाइनर का फैसला तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, इसके पीछे की वजह कहीं ज्यादा गहरी थी। क्रांति, फलसफा और एक बिल्कुल नए समाज की सोच। आप कह सकते हैं कि इस फैशन क्रांति का इंजन किसी फैशन स्टूडियो में नहीं, बल्कि दार्शनिकों की स्टडी में और क्रांतिकारियों की सड़कों पर तैयार हो रहा था। ये एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन के ऊंचे ऊंचे आदर्शों को पहनने का, उन्हें ओढ़ने का एक तरीका बन गया था। असल में हुआ ये कि ये नया स्टाइल एनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक तरह से यूनिफॉर्मी बन गया। लोगों ने उस वक्त के अमीरों यानी अभिजात्य वर्ग के दिखावटी और बनावटी पहनावे को पूरी तरह से नकार दिया और उसकी जगह अपनाया किसे? प्राचीन ग्रीस और रोम के सरल लोकतांत्रिक आदर्शों को। एक ऐसा विचार जहां शरीर का जो कुदरती रूप है वही सबसे सुंदर है। इतिहासकार इस दौर को द ट्रांजिशन पीरियड या संक्रमण काल कहते हैं। ये दौर करीब 1790 से 1820 तक चला। अब सोचिए, सिर्फ 30 साल का वक्त, लेकिन इन 30 सालों में फैशन ने सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ डाला और आने वाले वक्त के लिए एक बिल्कुल नया कैनवस तैयार कर दिया। तो चलिए अब इस आज़ादी के पहनावे को जरा और करीब से देखते हैं। एक एक करके समझते हैं कि वो कौन से कपड़े थे जिन्होंने इस क्रांतिकारी लुक को मुमकिन बनाया। इस पूरी क्रांति के सेंटर में था एक कपड़े का अंत, और वो था कॉर्सेट। कॉर्सेट की मौत। जैसा कि सोर्स टेक्स्ट में भी लिखा है, महिलाओं ने उन सख्त हड्डियों वाले स्टेज को उतार फेंका जिन्होंने दशकों से उनके शरीर को एक गैर कुदरती शंक्वाकार शेप में जकड़ रखा था। यह सिर्फ फैशन का बदलाव नहीं था, ये शारीरिक आज़ादी थी। और यहीं पर वो क्रांतिकारी बदलाव दिखता है। पुराने स्टेज शरीर पर जबरदस्ती एक शेप थोपते थे, जबकि नए शॉर्ट स्टेज, जिन्हें हम आज की ब्रा का शुरुआती रूप कह सकते हैं, उनका मकसद शरीर को सिकोड़ना नहीं था, बल्कि सिर्फ सपोर्ट देना था। जरा सोचिए, उस दौर की महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी, कितनी राहत की बात रही होगी। शरीर की इसी आज़ादी से जन्म हुआ एम्पायर सिलोहिट का। इसमें क्या था? कमर की जो लाइन है वो उठकर ठीक छाती के नीचे आ गई। इससे शरीर एक लंबा, खूबसूरत खंभे जैसा दिखने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें पुरानी ग्रीक और रोमन मूर्तियों में देखने को मिलता है। मतलब ये कि लोकतंत्र के आदर्शों को सीधा सीधा पहनावे में ढाल दिया गया था। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। ये नई ड्रेसेस अक्सर बहुत ही हल्के, पतले मलमल के कपड़े से बनती थीं। तो भाई, ब्रिटेन की उस कड़ाके की ठंड में इन्हें कोई पहनता कैसे होगा? खैर, इसका जो जवाब निकाला गया वो भी उतना ही नया और दिलचस्प था। इसका हल निकाला गया स्मार्ट लेयरिंग से। अब चैलेंज ये था कि शरीर को गर्म भी रखना है और वो जो खूबसूरत कॉलम जैसी सिलुएट है उसे बिगाड़ना भी नहीं है। और इसी के लिए 3 कमाल की चीजें इजाद हुईं: पेलिस, स्पेंसर और कश्मीरी शॉल। तो ये पेलिस क्या था? ये एक लंबा एलिगेंट कोट था जो ड्रेस के ऊपर पहना जाता था और बिल्कुल ड्रेस की ही शेप का होता था, तो सिलुएट खराब नहीं होती थी। स्पेंसर एक छोटी स्टाइलिश जैकेट थी जो ठीक हाई वेस्ट पे खत्म होती थी, जिससे वो लुक और भी निखर कर आता था। और हाँ, कश्मीरी शॉल, जो नेपोलियन की लड़ाइयों के बाद बहुत पॉपुलर हुई, वो न सिर्फ गर्मी देती थी बल्कि उस जमाने का एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल भी थी। और ये बदलाव सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं रुका, ये सिर तक जा पहुंचा। अमीरों के वो जो ऊंचे ऊंचे पाउडर लगे बनावटी विग थे, उन्हें छोड़ दिया गया और उनकी जगह ली एला ग्रीक स्टाइल ने। मतलब नेचुरल दिखने वाले कर्ल्स और सिंपल से बन जो सीधे सीधे पुरानी मूर्तियों की देवियों के हेयर स्टाइल से इंस्पायर थे। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है।
वो साधारण सी दिखने वाली सफेद मलमल की ड्रेस वो असल में सादगी से कोसों दूर थी। उसके पीछे एक बहुत गहरा राजनीतिक और आर्थिक राज छिपा हुआ था। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, ये स्टाइल सिर्फ खूबसूरती के बारे में नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। इसे पहनने वाला हर इंसान बिना कुछ बोले एक ऐलान कर रहा था। ऐलान ये कि वो पुराने भ्रष्ट राजतंत्र के खिलाफ है और नए सरल आदर्शों के साथ खड़ा है। और यहीं पर हमें इस पूरे दौर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। ये साधारण सी सफेद ड्रेस जो सादगी का सिंबल लगती थी, असल में बेहिसाब दौलत का सबसे बड़ा दिखावा थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? देखिए, इसका जवाब दो बातों में छिपा है। पहली बात तो ये कि सफेद रंग राजशाही के भड़कीले दिखावटीपन से एक साफ साफ पॉलिटिकल दूरी बनाता था। लेकिन दूसरी और इससे भी ज्यादा जरूरी बात थी उस वक्त की आर्थिक सच्चाई। जरा सोचिए, वो इंडस्ट्रियल लंदन का जमाना था जहां हवा कोयले के धुएं से काली रहती थी। ऐसे में सफेद मलमल को एक बार पहनने के बाद साफ रखना लगभग नामुमकिन था। तो अगर कोई साफ सुथरी सफेद ड्रेस में दिख रहा है तो इसका सीधा मतलब था कि उसके पास नौकरों की पूरी फौज है जो हर रोज उस कपड़े को धो सके। और इस तरह सादगी ही उस नए दौर की सबसे बड़ी लग्जरी बन गई। तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या समझते हैं? यही कि कपड़े कभी सिर्फ कपड़े नहीं होते, वो एक जुबान होते हैं, एक बयान होते हैं। किसी का पहनावा दुनिया को बता रहा था कि वो किस बात में यकीन करते हैं, वो किसके साथ खड़े हैं और समाज में उनकी जगह क्या है। ये एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर ऐलान था। तो चलिए आज इस एक सवाल के साथ बात खत्म करते हैं। अगर 200 साल पहले कपड़े एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र हो सकते थे, तो आज हमारे कपड़े, हमारी टी-शर्ट और जीन्स दुनिया को क्या बता रही हैं? इस पर